बिल्कुल पूरी तरह मानता हूँ। मतलब मैं उर्दू के हुस्न का मोतरिफ हूँ, उर्दू हिंदुस्तानी ज़ुबान है ये मानता हूँ, उर्दू में बहुत कशिश है ये मानता हूँ, ये हमारा बहुत ही कीमती विरसा है ये भी मानता हूँ। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, अपनी ज़ात कहीं भी गौर कर लीजिए, जो चीज़ बहुत हसीन होती है और कीमती होती है उसकी हिफाजत के लिए कुछ ज़्यादा एहतियात की दरकार होती है, और उर्दू इससे मुबर्रा नहीं है। यकीनन ये उर्दू की कशिश और उर्दू का हुस्न ही है जिसके नतीजे में बहुत सी ऐसी ताकतें आईं जिन्होंने उर्दू का अगवा किया। किसी दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको उसकी ज़ुबान मत समझिए, दावा किया गया कि ये हमारी ज़ुबान है, और अगर आपने मुल्क नहीं बांटा तो हमारी ज़ुबान ख़त्म हो जाएगी। किसी और ने नहीं कहा, उन्होंने ही कहा जो आज ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक फ़िरक़े की ज़ुबान नहीं, उन्होंने ही तो कहा था। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि एक जुमला है जो मौलाना आज़ाद बोले, और मौलाना आज़ाद बहुत ज़्यादा बोलने के आदी नहीं थे। क्या खूबसूरत, क्या ज़ुबान पर गौर कीजिए। किसी ने शिकायत की उर्दू के बारे में, मौलाना ने कहा, मियाँ उर्दू अशहबे तक़सीम पर सवार होकर पाकिस्तान चली गई। ये कोई वाक़ई को बयान नहीं कर रहे थे, इसमें जो दर्द है उसको महसूस कीजिए, जो तकलीफ है उसको महसूस कीजिए। और कहीं, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, जो चीज़ ज़्यादा हसीन, ज़्यादा खूबसूरत, अरे हवाई जहाज़ में भी अगर आपका कीमती सामान है तो उस पर लेबल लगाया जाता है फ्रेजल। जितना कीमती चीज़ होगी उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, इसलिए कि दूसरी निगाह रखने वाले तो बहुत हैं सोसाइटी में। ये सूफियों की ज़ुबान थी, इसमें चाशनी इसलिए है कि ये सूफियों की ज़ुबान थी, है भी, लेकिन सियासत ने इसका अगवा किया, और इसको सियासी से मतलब हर चीज़ सियासत में बुरी नहीं होती, लेकिन हम जिस सेंस में इस्तेमाल करने लगे हैं इस लफ्ज़ को, उसमें खुद गर्जी उसके अंदर शामिल है कि वो चीज़ सियासी है जो जहां इंसान अपनी खुद गर्जी के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहता, वो सियासत है। तो इस ज़ुबान का अगवा हुआ, और ऐसा अगवा हुआ कि शायद हिंदुस्तान की ज़ुबानों में सबसे कम उम्र ज़ुबान है। क्यों साहब, गलत तो नहीं? लेकिन 2 मुल्कों की तकसीम में इसका नाम इस्तेमाल हुआ। क्यों? इसी के ज़ुबान में तो ताकत है, उसमें हुस्न है, उसमें कशिश है। अब जो इसकी अहमियत को समझते हैं, अगर वो इसकी हिफाजत नहीं करेंगे और उठ के खड़े नहीं होंगे कि ज़ुबान किसी एक कम्युनिटी की नहीं होती है, ज़ुबान तो मुश्तरका सरमाया है। और कहा किन्होंने? जो कहते हैं कि हमारा विरसा ये है कि अल कलिमतुल हक को हिकमत का कलमा गुमशुदा पूंजी है, जहां से मिले वहां से ले लो। कहा कि हिकमत को भी बांटेंगे, ज़ुबान को भी बांटेंगे। तो ये सूफियों की ज़ुबान थी। और मैं एक बार यहीं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ही मेन ऑडिटोरियम जो है, दिल्ली की एक मशहूर उर्दू शायरा
और वाजपेयी साहब, तो कोई साहब स्टेज पे आए और वो थोड़ा शीन काफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वाजपेयी साहब और वो मोहतरमा उस पर हम तीनों साथ ही बैठे हुए थे, जो कुछ भी कहे। तो अब उस वक्त तो वो चल रहा था तो नहीं, लेकिन जब वो ख़त्म हो गया चाय के लिए गए तो मैंने वाजपेयी साहब से कहा, मैंने कहा कभी गौर करिएगा वाजपेयी साहब, वो भी थी, हज़रत अमीर खुसरो ने अपनी शायरी में, अपनी ज़िंदगी में अपने पीरो मुर्शिद को कभी निज़ामुद्दीन नहीं कहा, हमेशा निजामुद्दीन कहा, निजाम पिया कहा। इसलिए कि वही उर्दू थी उनके लिए। जे, ज़्वाद, ज़ो ये नहीं है हिंदुस्तानी ज़ुबानों में, हैं साउथ की ज़ुबानों में हैं, बहुत ज़ोर से हैं, नॉर्थ में नहीं। तो लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। इस रवैये को भी तर्क करना होगा। एक आदमी अपनी जोश में वो कहता है मैं उर्दू बोल रहा हूं, हो सकता है गलती कर रहा हो शीन काफी, कौन सी खास बात है उसमें हम खामी निकालें? मैं मानता हूं बिल्कुल दुरुस्त नहीं। मुझे ध्यान है मेरे एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, नाम था उनका कानपुर के जेडी सेठी, लंबे चौड़े, मेरे ख्याल से 6 फीट और कोई 2 इंच का कद होगा, कोई बहुत खूबसूरत आदमी। अपर पंजाब, पाकिस्तान में वेस्ट पंजाब है, उसका जो अपर पोर्शन साइड है वहाँ से थे। एक दिन उनका बड़े जोश में फ़ोन आया मेरे पास, आरिफ साहब आज मुझे आपसे ज़रूर मिलना है। मैं कहा आइए। आरिफ साहब मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अरे मैं आके बता दीजिएगा ना क्या ख्वाहिश पूरी हो गई, आइए चाय पीजिए। मैं जानता था कि ये पाकिस्तान से रेफ्यूजी बन के आए थे 1947 में, तो ये बात मुझे कानपुर से मालूम थी, पूरी कहानी नहीं मालूम थी। 1947 में, और ऐसे ख़ानदान के फर्द, उनके बाप रॉयल बैंक के सेक्रेटरी थे, मतलब बहुत ही वेल प्रॉस्पेरस फैमिली। प्रॉस्पेरिटी का आलम यह था ख़ानदान का कि नज़दीक रेलवे स्टेशन 11 किलोमीटर था, 11 मील, उस ज़माने में किलोमीटर नहीं थे, उनके गांव से। उनके वालिद ने अपनी ज़ाती पैसे से स्टेशन से लेके और गांव तक की सड़क बनवाई थी, और यहाँ आके उस आदमी को मुरादाबाद में सड़क के किनारे बैठकर अपना पेट पालने के लिए जो भी कुछ बेचते थे वो बेचते थे। फिर किसी ने उनसे कहा कि भाई तुम हाई स्कूल, और इन्होंने हाई स्कूल पास किया था 1947 में, पार्टीशन से पहले। तो किसी ने इनसे कहा कि भाई ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम कानपुर चले जाओ, वहाँ पर अपना काम धंधा भी करना और अपनी तालीम भी करना। ये जो बेचते थे उसके सिलसिले में इन्हें कलकत्ते भी जाना होता था, तो उनका कानपुर से सीधी ट्रेन मिलेगी तुम्हें कलकत्ते की। ये कानपुर आ गए, और वैसा ही हुआ जैसा किसी ने कहा था। इन्होंने एमए किया, अपना खुद ही अपना कमाते धमाते थे, और इनको नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन में नौकरी भी मिल गई। और बहुत खूबसूरत वजीह इंसान, जो जुमला उन्होंने कहा मैं कभी उसे भूल नहीं पाता। उन्होंने कहा कि आरिफ साहब बस मेरी एक ख्वाहिश थी, जिस जगह पैदा हुआ हूं उस जगह जाके एक बार माथा टेक दूं। और बोले जब ये पता चला कि वीज़े खुल गए हैं तो मुझे मिल गया वीज़ा। मेरी बस मालिक ने मुझे सब कुछ दिया। आरिफ साहब 2 बेटे हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों बहुएं डॉक्टर हैं। एक का अस्पताल कानपुर में है, एक का अस्पताल
वेस्ट दिल्ली में। मैं रिटायर हूँ, कुछ दिन 15 दिन इसके पास रहता हूँ, 15 दिन इसके पास है। और बहुत मेरे अच्छे बेटे, अच्छी बहुएं, मतलब मेरी ज़िंदगी में सब खुशी। पर एक खिलाफ उस जगह को पे जाके माथा टेकना चाहता था जहाँ पैदा हुआ था। वो मुझे आरिफ साहब वीज़ा मिल गया, मैं पहुँचा। अब मुझे लगा कि भी मैंने माथा तो टेक लिया, पर मुझे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं इनसे मिलना चाहिए। बोले अब मैं उन्हीं की ज़ुबान बोल रहा हूँ, अपनी नहीं बोल रहा हूँ। तो बोले मैंने मुशर्रफ के यहाँ फ़ोन किया, बोले कोई जवाब ही नहीं देता था वहाँ से कोई भी। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई ये जो शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर है, ये भी उसी स्कूल से पास किया है जिससे मैंने पास किया है। बस मैंने उसके यहाँ फ़ोन किया और मैं कहा अपने साहब को बता दो मैंने 46 में पास किया है स्कूल, उसने तब किया है। बोले 1 घंटा भी नहीं लगा, स्कूल का कनेक्शन, फ़ौरन जवाब आ गया और फ़ौरन मुझे बुला लिया और बड़ी खातिर की। मैंने कहा मैं तुमसे खातिरदारी कराने नहीं आया हूँ, मुझे मुशर्रफ के पास लेकर चलो। तो वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो इन गाड़ी में बिठाया और लेके चले गए। अब इनके जुमलों पर गौर कीजिएगा, क्यों मैं कह रहा हूँ कि जगदीश जी भी उन्हीं हालत से गुजरे। कहते हैं मैंने दोनों को सामने बिठा के कहा कि भाई राजा बदलते थे, प्रजा नहीं बदलती थी। ये क्या किया तुमने कि प्रजा को बदल दिया? और हम तो भाई जिजिया ही तो देना पड़ता, हम दे देते। घर छोड़ने के लिए हम क्यों मजबूर हुए? और अगला जुमला सुनिए तो और मजा आ जाएगा। मैंने दोनों से कहा कि मेरे 2 बेटे डॉक्टर हैं और 2 बहुएं डॉक्टर हैं। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो वो अपने लोगों की खिदमत कर रहे होते यहाँ पर। तो मैं कहा सेठी साहब हम तो समझते थे कि आप हमें भी अपने ही समझते हैं। अरे आरिफ साहब आप तो हैं ही अपने, पर देखो ना जो जहाँ आदमी पैदा होता है उससे खास रिश्ता होता है। वो रिश्ता, वो जज्बा कोई दिल से निकाल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता।